हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। सो साउंड्स वगैरह चेक कर लो एक बार ज़रा, साउंड में कोई दिक्कत तो नहीं है। स्टार्ट करते हैं फिर अपन अपना फॉर्मूलाथन सीरीज, जो कि आज रहेगा मास ट्रांसफ़र। मास ट्रांसफ़र के फटाफट अपन जितने भी फॉर्मूले अवेलेबल हैं और थोड़े बहुत जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है सारे अपन रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो देखो जरा, कॉपी में लिखते चलेंगे, जो भी फॉर्मूले मैं बोलूँगा फटाफट लिखते चलो, रिवीजन होते चलेगा भाई। ऐसे ही तो फॉर्मूले बिल्कुल याद होंगे, ऐसे ही तो अपने को कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार फॉर्मूले अपन को पता है कि नहीं, अपन वो एग्जाम में लगा पाएंगे कि नहीं, ठीक है ना। चलो देखो जरा, तो मास ट्रांसफर की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? मास ट्रांसफर की स्टार्टिंग होगी मास और इस मास डेंसिटी एंड मोलर डेंसिटी। तो हमने देखा था कि यार कंसंट्रेशन, मेनली मास ट्रांसफर में काम किसका है? कंसंट्रेशन का। मास ट्रांसफर में पूरा काम किसका है? कंसंट्रेशन का, ठीक। मास ट्रांसफर होता किस वजह से है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के प्रेजेंट होने से होता है, ठीक। तो कंसंट्रेशन किस किस टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो हमें पता होना चाहिए। क्या क्या टर्म्स में एक्सप्रेस की जा सकती है? मास डेंसिटी होती है रो, किसी स्पीशीज की केजी पर मीटर क्यूब। मोलर डेंसिटी की मैं बात करूं तो मोलर डेंसिटी इज नथिंग बट द कंसंट्रेशन मोल्स पर मीटर क्यूब, राइट। मास डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब, मोलर डेंसिटी इज नथिंग बट योर कंसंट्रेशंस। ये तो इंडिविजुअल स्पीशीज की हो गई। टोटल कंसंट्रेशन को कैसे लिखते हैं? टोटल कंसंट्रेशन, टोटल मोलार डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, इसको कैसे लिखते हैं? समेशन रो आई, दिस इज द टोटल मोलार डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। सिमिलरली mass density, similarly total molar density C will be equal to summation Ci, right। मोल फ्रैक्शंस कैसे डिनोट करते हैं? मोल फ्रैक्शन इज xi is equals to Ci upon C, right। मास फ्रैक्शन को क्या? Wi, this is mass fraction rho I upon rho, this is your mass fraction. So this is how we represent concentration in terms of mass and moles, right। So this is how we start our mass transfer, clear। note this down, फटाफट नोट भी करते चलेंगे, है ना। फटाफट इसको नोट करते चलेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। सिमिलरली वेलोसिटीज डिफाइन की थी हमने। किसी स्पीशीज की वेलोसिटी अगर डिफाइन करनी है तो ऑब्जर्वर का जानना जरूरी है कि वो ऑब्जर्वर स्टेशनरी है या ऑब्जर्वर मूविंग है, ठीक। चलिए देखिए जरा, उसी बेसिस पे हमने डिफाइन किए थे अपने फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स कैसे डिफाइंड? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स? कीजिए, लिखिए इसको, डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स लिखो कि मोल्स ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पासिंग थ्रू दिस यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक। कि कितने मोल्स किसी यूनिट एरिया से पास हो रहे हैं इन अ यूनिट टाइम, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, ठीक है। गुड इवनिंग सुचि, गुड इवनिंग। तो फ्लक्स की डेफिनेशन नोट कीजिए, लिखो, खुद से लिखो फ्लक्स की डेफिनेशन कि फ्लक्स इज द मूवमेंट ऑफ मोल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। फ्लक्स दो तरीके से डिफाइन थे। एक था विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। कैसे लिखते हैं इसको स्टेशनरी ऑब्जर्वर को? Ci इंटू यू आई, वेयर यू आई इज द वेलोसिटी, राइट। दिस इज द फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ये स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में था, क्लियर। इसी को बोलते थे बल्क फ्लक्स, इसी को बोला गया है बल्क फ्लक्स।
राइट। सो फ्लक्स दो टाइप के देखे गए मास ट्रांसफर में, एक बल्क फ्लक्स होता है। बल्क फ्लक्स कौन सा फ्लक्स है? जो अपना स्टेशनरी ऑब्जर्वर देख रहा है। सेकेंड टाइप का फ्लक्स कौन सा है? सेकेंड टाइप इज डिफ्यूजन फ्लक्स, JA. दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर मूविंग विथ मोलार एवरेज वेलोसिटी. गुड इवनिंग अभिषेक, गुड इवनिंग. सो JA is CI UI minus capital U, where capital U is the molar average velocity. This is the flux with respect to an observer moving with molar average velocity. Right? This is the flux. And this flux is known as molecular diffusion flux. Molecular diffusion flux. हाँ, flow of any quantity per unit area per unit time is flux. सही है राहुल, ठीक है ना. सो ये दो तरीके के फ्लक्स हमने डिफाइन किए थे अपने मास ट्रांसफर, राइट. कि एक जो बाहर खड़े होके हम लोग जो देखेंगे वो फ्लक्स कौन सा है, और एक फ्लक्स जो मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या बात चल रही है कि अगर मैं किसी मॉलिक्यूल के साथ बैठ जाऊं और मूव करूं उस मॉलिक्यूल के साथ, तब मैं क्या मूवमेंट देखूंगा मोल्स का, दैट इज अनदर फ्लक्स, राइट. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. नेक्स्ट हम लोगों ने डिफाइन किया था फिक्स लॉ. गुड इवनिंग धत्रे, गुड इवनिंग. चलिए फिक्स लॉ लिखिए जरा. फिक्स लॉ की स्टेटमेंट लिख सकते हो क्या जरा? फिक्स लॉ की आप लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं क्या? कॉपी में अपनी फिक्स लॉ की स्टेटमेंट लिखने का ट्राई करो. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलत करते हैं इस चीज को. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस फिक्स लॉ की डेफिनेशन को गलत लिखते हैं. वो डायरेक्टली बोल देते हैं कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या नेगेटिव ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, राइट. पर ये गलत डेफिनेशन है, इनकम्प्लीट डेफिनेशन है. कंप्लीट डेफिनेशन क्या होगी फ्लक्स की? फिक्स फर्स्ट लॉ में जो फ्लक्स होता है वो कौन सा फ्लक्स की बात कर रहा होता है? वो बात कर रहा होता है JA की, ठीक. वो JA की बात कर रहा होता है. दिस मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन फ्लक्स की बात कर रहा होता है. और ये कौन सा फ्लक्स है? दिस इज द फ्लक्स व्हेन यू आर मूविंग with when the observer is moving with the mass molar average velocity. ये तब का फ्लक्स है. तो बेसिकली द डेफिनेशन, द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ फिक्स लॉ विल बी दैट द मोलार फ्लक्स ऑफ अ स्पीशीज A with respect to an observer moving with molar average velocity is proportional to the negative of concentration gradient. So ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए. क्या बोल रहे हो सर? UI एंड U का मतलब भी बताएं. UI इज वेलोसिटी ऑफ स्पीशीज I, राइट. UI इज द वेलोसिटी ऑफ स्पीशीज I एंड कैपिटल U इज द मोलार एवरेज वेलोसिटी. ऑलरेडी यहां पे मेंशन कर दिया है, नोट कर लीजिए इस पॉइंट को. ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया वहां पे, ठीक है. वेलोसिटी ऑफ अ स्पीशीज I इन अ सॉल्यूशन और इन अ मिक्सचर. एक मिक्सचर में किसी स्पीशीज I की क्या वेलोसिटी है, एंड U इज द टोटल और टोटल मोलर एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मिक्सचर. चलिए तो डेफिनेशन बिल्कुल ध्यान रखेंगे यार, डेफिनेशन केयरफुली बोलना है अपन को, ठीक. J इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ dCA बाय dZ, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई करता है वो आपको पता होना चाहिए. व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन सिग्निफाई? नेगेटिव साइन क्यों आया? बिकॉज ये डेल्टा ऑफ कंसंट्रेशन है, चेंज इन कंसंट्रेशन. और चेंज कैसे लिखते हैं हम लोग? फाइनल माइनस इनिशियल. अब आपको पता है कि मास ट्रांसफर क्यों होता है?
मास ट्रांसफर हैपेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, राइट, और फ्लक्स पॉजिटिव लिखेंगे। तो अगर ये जो कंसंट्रेशन है जो लोअर है, लोअर में से हायर को घटा रहे हो, इसलिए यहां पे नेगेटिव साइन लगा है, ठीक। दिस नेगेटिव साइन इंप्लाइज यू दैट मास ट्रांसफर टेक प्लेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। ये इंप्लाई करता है ये नेगेटिव साइन। कभी आपसे पूछ ले कोई कि व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन इंप्लाइज, क्या बोलोगे? ठीक है ना। चलिए, और इसी को सॉल्व करने के बाद हमारे पास निकल के आता है क्या, Na इज इक्वल्स टू right, this is the formula which is directly derived from this expression। अगर आप proportionality साइन हटाएंगे तो वहां पे क्या आएगा, डिफ्यूजिविटी का टर्म आएगा, राइट। XA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ स्पीशीज A। Na बल्क फ्लक्स, ये चीज कब वैलिड है, बाइनरी मिक्सचर, बाइनरी मिक्सचर के लिए वैलिड है, राइट। दूसरी चीज इसमें क्या है कि दिस DAB इज योर डिफ्यूजिविटी, डिफ्यूजिविटी, राइट। क्लियर। सिमिलरली आप B के लिए भी लिख सकते हैं, आप NB भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। NB इज इक्वल्स टू, यहां पे हो जाएगा XB Na प्लस NB माइनस D dCB by dZ एंड ये नोट कीजिए, ये पूरा, ये सब पूरी चीजें आपको एक साथ पता होनी चाहिए, ठीक। क्योंकि जनरली अपन क्या करते हैं ना, जनरली अपन ए के लिए तो लिखना जानते हैं, जनरली अपन लोग ए के लिए लिखना जानते हैं, ए के लिए तो लिख दोगे। जब बी के लिए लिखने जाओगे ना तो यहां पे कंफ्यूज हो जाओगे डिफ्यूजिविटी वाले टर्म में कि यार वहां पे DAB है, DAB रिप्रेजेंट डिफ्यूजिविटी ऑफ A इन B। तो अगर मैं B का फ्लक्स लिखूंगा तो मेरे पास आना चाहिए डिफ्यूजिविटी ऑफ B इन A। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है फिर। फॉर आइडियल मिक्सचर DAB इज इक्वल टू DBA, डिफ्यूजिविटी ऑफ A इन B इज इक्वल टू द डिफ्यूजिविटी ऑफ B इन A। ये फंडा है। ये सारी चीजें आपको एक साथ पता होनी चाहिए, ठीक है ना। नोट कीजिए जरा। और ये फॉर्मूला आता कहां से है, मेन फिक्स फर्स्ट लॉ से, ठीक। केतिका, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग केतिका, ठीक है ना। चलिए, इसी के बेसिस पे हमारे पास दो केसेस बनते हैं। हमारी मेन इक्वेशन है Na इज इक्वल्स टू XA Na प्लस NB माइनस DAB DCA बाई DZ। ये हमारी मेन इक्वेशन है। अब इसी से मेरे पास दो केसेस बनते हैं। क्या क्या दो केसेस होते हैं वो, पहला केस डिफ्यूजन ऑफ A थ्रू नॉन डिफ्यूजिंग B, राइट। सर एमटी में किस टॉपिक पर ज्यादा सवाल आते हैं, मिक्स आएंगे भाई,
डिस्टिलेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सट्रैक्शन सब पे आएगा, ठीक। क्योंकि बार में क्या रहता है ना, क्वेश्चन ज्यादा दे सकता है वो, जैसे मास ट्रांसफर के 12 क्वेश्चन दे सकता है, 13 क्वेश्चन दे सकता है, तो हर टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन उठा के दे देगा, ठीक। तो मास ट्रांसफर बार में ऐसा है कि बहुत पढ़ना पड़ता है ज्यादा, ठीक है ना, कुछ चीज छोड़ नहीं सकते अपन, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम करने के। सो डिफ्यूजन ऑफ ए थ्रू नॉन डिफ्यूजिंग बी के लिए फॉर्मूला लिखिए, और इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ ए थ्रू स्टैग्नेंट बी। फॉर्मूला लिखिए फटाफट, सभी लोग फॉर्मूला लिखिए। आपका रिवीजन है ये, मेरा रिवीजन नहीं है, मैं क्या करूंगा रिवाइज करके, आप लोगों का रिवीजन है। फॉर्मूला लिखिए फटाफट यहां पे। तो इस केस में क्या रहता है, एन बी इज इक्वल्स टू 0 रहता है, एन ए इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट रहता है। पहली चीज तो ये लिखेंगे आप, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज आप क्या लिखेंगे कि जे ए प्लस जे बी हमेशा 0 रहेगा। दूसरी चीज ये लिखना आना चाहिए आपको फटाफट, ऐसे रिवाइज किया करो कभी भी। थर्ड थिंग, एन ए का फॉर्मूला लिख डालो। एन ए का फॉर्मूला क्या रहेगा फटाफट, क्या रहता है, डी ए बी पी टी अपॉन आर टी जेड पी ए वन माइनस पी ए टू अपॉन पी बी एल एम। या इसी को कैसे लिख सकते हो, और एन ए इज इक्वल्स टू डी ए बी पी टी बाय आर टी जेड पी टी माइनस पी ए वन, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तीनों चीज आपको फटाफट लिखनी आनी चाहिए। वेयर, साथ ही साथ बढ़िया से शॉर्ट नोट्स बना लो, गेट में भी काम आ जाएंगे, दिक्कत नहीं होगी, फिर बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। दिस इज द थिंग ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए थ्रू नॉन डिफ्यूजिंग बी और स्टैग्नेंट बी। ये है समरी उसकी पूरी, खत्म हो गया, फॉर्मूला रिवाइज्ड। पर ये सारी चीजें आपको लिखना आना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ये और ये फॉर्मूले। चलो अब आपसे क्वेश्चन करता हूं, जो लोग लिख रहे हैं वो नोट करें कि मेरे को जरा बताओ, एक सिस्टम है, वाटर है, यहां एयर प्लस अमोनिया है, ये वाटर है, ठीक। अब यहां पे आपको बताना है, एयर प्लस अमोनिया है और वाटर का सिस्टम है, एयर और वाटर आपस में इनसॉल्युबल है। ये मेरी कंडीशन है, मैंने कंडीशन दी है, ठीक। अब इसमें बताओ जरा मेरे को कि दिस इज द डिफ्यूजन ऑफ ए थ्रू नॉन डिफ्यूजिंग बी। ए और बी क्या है जरा मेरे को बताओ। ये केस है डिफ्यूजन ऑफ ए थ्रू नॉन डिफ्यूजिंग बी। मेरे को ए क्या है वो बताओ और बी क्या है वो बताओ, बताओ जरा। सर गेट एकेडमी टेक ग्रेट इनिशिएटिव, थैंक्स। चलो बस आप ही के लिए तो करना है यार, सारी चीज आप ही के लिए तो करना है। राहुल कह रहा है मोलर फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर मूविंग, सही कह रहे हो राहुल, गुड गुड, ऐसी डेफिनेशन बोला करो, है ना। इससे क्या है ना, आप कितने टेक्निकली साउंड है वो झलकता है। आप खाली ये बोल देंगे कि डिफ्यूजन ऑफ दिस फ्लक्स इज दिस फिक्स लॉ इज द फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इससे वो बंदा बोलेगा यार हाँ चलो ठीक है, इस ऊपर ही पढ़ लिया है इसने, ठीक है ना। चलो सबसे पहले मेरे को ये बताओ ए क्या है और बी क्या है। आंसर नहीं देख पा रहा हूं मैं अभी तक, किसी ने आंसर नहीं किया। एक बंदे ने किया, राहुल ने बोला है ए अमोनिया है, बी वाटर है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, डिफ्यूजन ऑफ ए थ्रू नॉन डिफ्यूजन बी का ये केस है। मैंने ऑलरेडी कह दिया कि एयर एंड वाटर आर इनसॉल्युबल। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ए क्या स्पीशीज है और बी क्या स्पीशीज है, बताइए जरा मेरे को। बस यही आप लोग गलती कर जाते हैं। मतलब पढ़ो ना, मतलब समझो जरा इसका। अब एयर और वाटर तो इनसॉल्युबल है, मैंने कह दिया, तो ना तो एयर वाटर में जा सकती है ना वाटर एयर में जा सकता है।
तो मूवमेंट किसका होगा? मूवमेंट होगा, आप कहेंगे सर अमोनिया सॉल्युबल है वाटर में, बिल्कुल मूवमेंट होगा अमोनिया का। ठीक ठीक, क्या होगा? मूवमेंट अमोनिया का। कहां होगा? वाटर की तरफ होगा। तो दिस इज द डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया इज द स्पीशीज ए। थ्रू नॉन डिफ्यूजिंग बी, मीनिंग अमोनिया इज पासिंग थ्रू व्हाट? अमोनिया किसके थ्रू पास हो रही है? किसके मॉलिक्यूल के बैरियर को क्रॉस करके अमोनिया वाटर तक जा रही है? किसके मॉलिक्यूल का जो अट्रैक्शन है या बैरियर है वो तोड़ के अमोनिया जा रही है वाटर के पास? क्या चीज है वो? एयर। सो बी स्पीशीज इज एयर। तो ये स्टेटमेंट क्या बनेगी? डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया थ्रू नॉन डिफ्यूजिंग एयर। दिस इज द पॉइंट। ये पॉइंट समझ पा रहे हैं कि नहीं? डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया थ्रू नॉन डिफ्यूजिंग एयर। वाई एयर इज नॉन डिफ्यूजिंग? भाई एयर के तो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। ये ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा है, ये सारी सिचुएशन देख रहा है। तो एयर अगर आपने 50 किलो ली थी यहां पे, तो ये ऑब्जर्वर तो बोलेगा भाई एयर तो जा नहीं रही कहीं पे, तो एयर तो हमेशा 50 है। बेसिकली एयर इज नॉन डिफ्यूजन का मतलब क्या है? नॉन डिफ्यूजिंग मतलब उसकी क्वांटिटी उतनी ही बनी रह रही है। सिंपल सी बात, समझ पाए? बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक है, सोचो बेसिक, बिल्कुल बेसिक चीज, और इसमें गलती कर रहे हैं लोग। ठीक, कभी भी एग्जाम्पल चैलेंज किया करो अपने आप को। वाई, मैंने आपको ऑलरेडी बोल रहा, वाई पूछा करो ना, वाई पूछते जाया करो, जब तक आंसर नहीं मिले सेटिस्फाई मत हुआ करो। ध्यान रखेंगे ये सब चीजें। ठीक, चलिए नेक्स्ट केस क्या होता है इसका? सेकंड केस क्या होता है? इक्यूमुलर काउंटर डिफ्यूजन। चलो इसके सारे फॉर्मूले लिख डालो। शॉर्ट में बोलते हैं क्या? EMCD। सारे फॉर्मूले लिख डालो, फटाफट लिख डालो सारे फॉर्मूले इसके। पहला क्या बोलोगे? सबसे इंपॉर्टेंट, Na प्लस NB इज इक्वल्स टू 0, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या बोलेंगे आप? Ja प्लस JB इज इक्वल्स टू 0, ये दूसरा। तीसरा क्या लिखेंगे? तीसरा आप क्या लिखेंगे? इसका मेन फॉर्मूला। दिस थिंग। कभी इक्विमुलर काउंटर डिफ्यूजन लिखो फट से, ये तीन चीजें आपको समझ आनी चाहिए। तीन चीजें फट से लिखा करो। क्लियर? नोट करो जरा इस चीज को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डिफ्यूजन थ्रू वेरिएबल एरिया। डिफ्यूजन थ्रू वेरिएबल एरिया। अब मेन चीज क्या ध्यान में होनी चाहिए आपको? मेन चीज क्या ध्यान में होनी चाहिए कि वेरिएबल एरिया के केस में क्या चीज चेंज होती है? पता नहीं होता है ना सर? हाँ, तो पता नहीं होता, आप क्या है ना, क्वेश्चन नहीं करते हो। सर अब की बार प्लीज पूरा रिवाइज कराएंगे फॉर्मूला सो देवी, तो पूरा ही तो करा रहे हैं यार। अच्छा गेट के लिए, गेट के लिए कराएंगे, ठीक, गेट के लिए तो कराएंगे ना यार, ठीक है ना। चलिए, डिफ्यूजन थ्रू वेरिएबल एरिया। अब एरिया चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? आप कहेंगे कि द फ्लक्स इज नाउ वेरिएबल, फ्लक्स विल बी नाउ वेरिएबल, फ्लक्स वेरी करेगा।
कांस्टेंट क्या चीज रहेगी अगर एरिया नहीं बदल रहा है तो, एरिया बदल रहा है तो रेट ऑफ मास ट्रांसफर विल बी कांस्टेंट, rate of empty will be constant and flux will change. तो एक नेफ्थलीन बॉल है आपके पास, नेफ्थलीन बॉल ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस आर एस, राइट। तो ये अगर डिफ्यूज होना चालू करेगी, ये चीज डिफ्यूज होना चालू करेगी तो रेडियल डिफ्यूजन होगा इसका, और हर पॉइंट पे आपका एरिया बदलेगा। यहां पे ये डिफ्यूजन का एरिया है, यहां पे ये बढ़ता चला जाएगा, एरिया बढ़ता चला जा रहा है डिफ्यूजन का। यहां पे ये रेडियस है आर, यहां पे कुछ और रेडियस हो गई R2, तो रेडियस बदल रही है मतलब एरिया बदल रहा है। अब ऐसे केस में क्या होगा, हमारा ये वाला फॉर्मूला तो वैलिड होगा, Na is equals to XA, Fick's law is valid. dz की जगह क्या हो जाएगा dr, बिकॉज रेडियल डायरेक्शन की बात कर रहा है। अब आपका क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो आप ऐसे करते थे ना, Na 1 माइनस XA dr इज इक्वल्स टू माइनस DAB DCA, आप ऐसे लिखते थे। पहले के केसेस में क्या हो रहा था, एरिया कांस्टेंट था तो Na वाज नॉट वेरिंग विथ R, नाउ दिस Na इज वेरिंग विथ R, तो आपको ये Na को रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट। आप Na को कैसे रिप्लेस करेंगे, अगर वेरिएबल एरिया है, फॉर केस ऑफ वेरिएबल एरिया flux into area is constant, flux into area is constant, and flux into area is nothing but WA, flux into area is nothing but WA। यूनिट देख लो ना, मोल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, इसकी क्या है मोल्स पर सेकेंड। तो आप क्या करेंगे, Na को कैसे रिप्लेस करेंगे, WA अपॉन एरिया, एरिया इज नथिंग बट 4 पाई R स्क्वायर, 1 माइनस XA dr इज इक्वल्स टू माइनस DAB DC, ऐसे रिप्लेस करेंगे, राइट। फिर इसको सॉल्व करेंगे, पूरा नहीं सॉल्व कर रहा हूं, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं ये। दूसरी चीज क्या होती थी कि दिस रेट ऑफ इवोपरेशन या रेट ऑफ सब्लिमेशन, ये नैफ्थलीन बॉल है, सब्लिमेट कर रही होगी, डायरेक्ट सॉलिड से वेपर जा रही होगी, तो रेट ऑफ सब्लिमेशन क्या लिखते थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, रेट ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ मास ट्रांसफर। सब्लिमेशन का रेट कैसे लिखूंगा मैं, सब्लिमेशन का रेट इज चेंज इन मोल्स ऑफ द स्पीशीज विथ टाइम, right, dNA by dt, Na is the moles of naphthalene ball, right, ऐसे ही करते थे। मोल्स को क्या लिखूंगा मैं, concentration into volume, moles is concentration into volume, so WA इज इक्वल्स टू माइनस, कंसंट्रेशन को बाहर ले लिया मैंने, डी वॉल्यूम को क्या लिखूंगा 4/3 पाई R क्यूब dt, वॉल्यूम ऑफ द बॉल। ये कंसंट्रेशन को मैं बाहर क्यों लिया, क्या अजम्पशन है इसके पीछे जो मैंने कंसंट्रेशन को बाहर ले लिया, बताइए। ये कंसंट्रेशन का टर्म बाहर क्यों ले लिया, कंसंट्रेशन तो बदल रही है, चेंज हो रहे हैं, सब्लिमेट कर रही है कोई चीज तो कंसंट्रेशन तो बदलेगी, कांस्टेंट क्यों ले लिया। यहां पे कौन सा अजम्पशन लगा है, किस अजम्पशन की बात होती थी, जब भी वेरिएबल एरिया की बात करते थे तो अजम्पशन कौन सा लिखते थे, बताइए जरा आप लोग।
कौन सा अजम्पशन है ये जिसकी वजह से मैं ये कंसंट्रेशन बाहर ले सकता हूं? बताइएगा, क्या अजम्पशन है भाई? हाँ, क्या सूडो स्टेडी स्टेट? सूडो स्टेडी स्टेट का अजम्पशन, हाँ सही है, सही है, ठीक है ना। कि यार ये अजम्पशन ये कहता है कि यार जो आपका रेडियस है वो चेंज हो रहा है, कंसंट्रेशन बदल रही है, लेकिन आप सोचो ना कि एक छोटी सी नैफ्थलीन बॉल है, उसको इतने बड़े एनवायरमेंट में रखा हुआ है, इतने छोटी सी नैफ्थलीन बॉल आपके इतने बड़े एनवायरमेंट में, तो उसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल कम है, नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन, भले ही चेंज हो रही है लेकिन उसका जो कंसंट्रेशन का चेंज होने का इफेक्ट है वो हमारे रेट पे नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज, ये सब्लिमेशन प्रोसेस इतनी स्लो होती है कि यार कंसंट्रेशन अगर बदल भी रही होगी ना तो एक दिन में बहुत कम कंसंट्रेशन बदल रही होती। आप खुद ही प्रैक्टिकली सोच के देखो ना, आपके पास नैफ्थलीन बॉल है, आपके घरों में जो नैफ्थलीन बॉल रखते हैं वो कितने दिनों में सब्लिमेट होती है। एक नैफ्थलीन बॉल अपने आपने क्लोथ्स के बीच रख दी, कितने दिनों में वो सब्लिमेट होती है, महीनों महीनों भर चलती है। सो दैट इज द assumption of pseudo steady state. Even though there is not steady state, concentration will change, but this concentration is very small compared to the environment, right? So we can say that this mass transfer happens at a steady state. The mass transfer can be considered to happen at a steady state, even though it is not. इसलिए pseudo term लगाया। हमें पता है कि स्टेडी स्टेट पे नहीं है, पर हम मान सकते हैं कि ये स्टेडी स्टेट। दिस इज द मीनिंग ऑफ सूडो। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू डील विथ वेरिएबल एरिया सिस्टम। नेक्स्ट इज डिपेंडेंस ऑफ डिफ्यूजिविटी। Dependence of diffusivity. What are the different models for diffusivity? First of all, for gases, write the models and how diffusivity varies according to those models, and what is the order of diffusivity. Write all these things. For liquid, what is the model and order of diffusivity? For solid, what is the order of diffusivity? Write all these things. Complete this thing. Complete this thing. फटाफट कंप्लीट कर डालो इसको। हाँ, फटाफट कंप्लीट कर डालो। गैसेस के लिए दो मॉडल पढ़े हैं आपने, क्या? एक है विल्की ली मॉडल। विल्की ली क्या कहता है कि DAB is proportional to temperature to the power 3/2 and inversely proportional to pressure, राइट? एक डिफ्यूजिविटी क्या है? नटसन डिफ्यूजिविटी, नटसन का मॉडल था। नटसन डिफ्यूजिविटी क्या कहती है, कहां पे वैलिड है वो भी लिखो कि DAB इज इक्वल्स टू 2/3 टाइम्स द रेडियस इनटू V एवरेज। कहां पे दोनों डिफ्यूजिविटी यूज करते हैं पता होनी चाहिए। विल्की ली मॉडल जो है वो जनरली यूज कर सकते हैं, इन जनरल। नटसन डिफ्यूजिविटी कहां यूज करी जाती है? जब आप पोर डिफ्यूजन की बात कर रहे होते हैं। सर पोर डिफ्यूजन कहां पे होता है? कैटलिस्ट में। सबसे बेहतरीन एग्जांपल है पोर डिफ्यूजन का कैटलिस्ट, राइट? सो V एवरेज क्या है यहां पे? √8 RT/πm। right? So basically this Knudsen diffusivity is proportional to
टेम्परेचर टू द पावर 1/2। वेयर इट इज फाउंड, नटसन डिफ्यूजिविटी कहां देखी जाती है? पोर डिफ्यूजन में। नोट कीजिए यहां पे, पोर डिफ्यूजन के केस में। पोर डिफ्यूजन में भी कब? जब मीन फ्री पाथ विल बी ग्रेटर देन द डायमीटर ऑफ द पोर। मीन फ्री पाथ क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, राइट। ऑर्डर ऑफ डिफ्यूजिविटी क्या होता है? 10 to power minus 4 to 10 to power minus 5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ डिफ्यूजिविटी। ठीक सर, इफेक्टिव डिफ्यूजिविटी का कंसेप्ट, इफेक्टिव डिफ्यूजिविटी तब यूज करेंगे जब, जो देखो मैंने कहा ना नटसन डिफ्यूजिविटी कहां यूज होगी? जब आपका पोर जो मीन फ्री पाथ है विल बी ग्रेटर देन दिस पोर डायमीटर, तब आप यूज करेंगे नटसन डिफ्यूजिविटी। नटसन डिफ्यूजिविटी इज यूज्ड व्हेन मीन फ्री पाथ is greater than pore diameter। और अगर स्मार्ट लर्नर कह, गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग। और अगर जब मीन फ्री पाथ इज कंपैरेबल टू पोर डायमीटर, राइट, इफ द मीन फ्री पाथ इज कंपैरेबल टू पोर डायमीटर, तब आप इफेक्टिव डिफ्यूजिविटी का कंसेप्ट लाएंगे। मीन फ्री पाथ comparable with pore diameter, then you have the concept of effective diffusivity, and this effective diffusivity is given by this. This diffusivity is according to Knudsen, and this diffusivity is according to Wilkie. Effective diffusivity. This is the concept of effective diffusivity. So ये सारी चीज ऐसे लिख लो बढ़िया से, है ना, नोट्स बना लो आज अच्छे से। बार बार परेशान होते रहते हो, गेट के लिए अलग बनाते हो, इस एग्जाम के लिए अलग। अरे शॉर्ट नोट्स तो एक बार बनते हैं ना, ऐसे बना लिया करो। अब इसको देख के तुम्हारे पूरे ये डिपेंडेंस ऑफ डिफ्यूजिविटी वाला रिवाइज हो गया, पढ़ना ही नहीं है कुछ और। चलो, लिक्विड के लिए कौन सा मॉडल है? डिफ्यूजिविटी किसके प्रोपोर्शनल होती है? टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी। ऑर्डर क्या होता है डिफ्यूजिविटी का? ऑर्डर ऑफ डिफ्यूजिविटी 10 to power minus 9 to 10 to power minus 10 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं भाई। बार्क के पास क्वेश्चंस पूछने का वो है, क्या बोलते हैं, स्पेस है। 100 क्वेश्चन है उसके पास, कुछ भी भर देगा। सॉलिड के लिए ऑर्डर ऑफ डिफ्यूजिविटी ग्रेटर देन 10 to power minus 12 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सर एच टी और आरपी से क्या? नहीं, एच हो गया था क्या? एचटी का कल नहीं हुआ क्या? क्या बात कर रहे हो? एक बार मैं पता कर लेता हूँ ना। एचटी का वैसे कल था, तो आईपीसी का नहीं हो पाया था, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। एचटी का मेरे को ध्यान नहीं है, एक बार पता कर लेता हूँ। क्लियर? चलो, सो दिस इज अबाउट द डिपेंडेंस ऑफ डिफ्यूजिविटी। पूरा पार्ट क्लियर है? कुछ भी डाउट है इस पार्ट में? चलिए नेक्स्ट आइए अब जरा मास ट्रांसफर कोफिशिएंट। मास ट्रांसफर कोफिशिएंट, मास ट्रांसफर कोफिशिएंट की जरूरत क्यों पड़ी, ये पता होना चाहिए आपको कि भाई मास ट्रांसफर कोफिशिएंट, जिसको के से डिनोट करते हैं,
जरूरत क्यों पड़ी हमको, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। आज शाम को है, ठीक है। तो आपको जरूरत क्यों पड़ी मास ट्रांसफर कोफिशिएंट की, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। वो मैं अभी नहीं, आज नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। कुछ चीज आपको सोचनी है आगे के लिए। मास ट्रांसफर कोफिशिएंट की जरूरत क्यों पड़ी भाई, डिफ्यूजिविटी से काम हो तो रहा था, तो ये मास ट्रांसफर कोफिशिएंट का कंसेप्ट लाने की क्या जरूरत पड़ गई, आपको लोगों को सोचना है। मास ट्रांसफर कोफिशिएंट कैसे डिफाइंड है, कि फ्लक्स ऐसे लिख सकते हैं, कुछ चीजें आप लोगों को सोचनी है अब। ठीक, टू कैलकुलेट, हाँ हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो सभी लोग, हाँ ठीक, सही कह रहे हैं। हाँ टर्बुलेंट फ्लो का चक्कर है भाई, टर्बुलेंट फ्लो का चक्कर। दूसरी चीज, ये केसी क्या है, कंसंट्रेशन, अगर इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन डिफरेंस लिखेंगे तो केसी आएगा, इन टर्म्स ऑफ डेल्टा पी लिखेंगे तो केपी आएगा, इन टर्म्स ऑफ मोल, इन डिफरेंस ऑफ मोल फ्रैक्शन लिखेंगे तो के वाई आएगा। मास ट्रांसफर कोफिशिएंट की जरूरत क्यों पड़ी, ऐसे समझो ना। एक ग्लास है, दो ग्लास है, ऐसे डायग्राम बनाया करो समझने के लिए, बढ़िया समझ आएगा। शुगर क्यूब्स है यहां पे, शुगर क्यूब है, पानी भरा हुआ है, पानी में है, तो एक केस तो ये है। दूसरे केस में मैं क्या कर रहा हूं, दूसरे केस में मैं स्टरिंग कर दे रहा हूं, दूसरे केस में मैंने स्टरिंग कर दी, तो बताओ मास ट्रांसफर कहां ज्यादा होगा, मास ट्रांसफर फास्ट कहां पे होगा, ज्यादा नहीं, मास ट्रांसफर फास्ट कहां पे होगा। फर्स्ट केस में जब आपने वाटर में शुगर क्रिस्टल्स को रख दिया है, या सेकंड केस में जब आपने पानी में शुगर क्रिस्टल तो डाले हैं और उसको स्टर कर रहे हैं, कहां पे मास ट्रांसफर कोफिशिएंट ज्यादा रहेगा, बताओ जरा। सॉरी, कहां पे मास ट्रांसफर ज्यादा रहेगा, आपका ये ऑब्वियस सी बात है यहां पे, क्योंकि ये हमने प्रैक्टिकली देखा है, ये चीज हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व की है भाई। इसमें तो आप मेरे को झूठ बोल ही नहीं सकते कि सर आप झूठ बोल रहे हो, ये तो प्रैक्टिकल है, ये तो आप लोगों ने भी किया है। तो ये जो फर्स्ट केस है ये गवर्न होता है डिफ्यूजिविटी से। इसमें जो मास ट्रांसफर हो रहा है, जो ये शुगर क्रिस्टल का मास ट्रांसफर हो रहा है वाटर में, दिस इज ओनली ड्यू टू मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, बट इन द सेकेंड केस दिस मास ट्रांसफर कोफिशिएंट डोमिनेट्स, के डोमिनेट। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन होगा नो डाउट, पर इन दिस केस दिस मास ट्रांसफर कोफिशिएंट इज डोमिनेटिंग रादर देन दिस डिफ्यूजिविटी। बस इतनी सी बात है, इसलिए मास ट्रांसफर कोफिशिएंट का जन्म हुआ। क्लियर, फंडा क्लियर कि नहीं क्लियर, ठीक है। चलो फिर ऐसे लिख लिया करो, कभी भूलो, जिंदगी में नहीं भूलोगे। चलो फॉर्मूले लिखो जरा मास ट्रांसफर कोफिशिएंट के, स्टैग्नेंट बी के लिए फॉर्मूले लिखो फटाफट। स्टैग्नेंट बी के लिए आप मास ट्रांसफर कोफिशिएंट लिखिए, तीनों के सी, के पी, के वाई, फटाफट लिख डालो। ऑलरेडी दोबारा बोल रहा हूं, आप लोगों का रिवीजन है, इफेक्टिवली करते चलो। के वाई क्या हो गया, के पी, सॉरी के पी क्या हो गया, दिस इज के। सिमिलरली आप इन टर्म्स ऑफ के सी लिखिए, इन टर्म्स ऑफ के वाई लिखिए, आप लोग लिखेंगे।
फर्स्ट केस। सेकेंड इक्विमुलर काउंटर डिफ्यूजन के लिए लिख डालो। इक्विमुलर काउंटर डिफ्यूजन के लिए वही तीनों चीज लिखो। पहली मैं लिख देता हूं, एक चीज मैं लिख देता हूं, एक दो चीज आप लिखो। दिस इज केपी। केसी के टर्म्स में लिखिए, के वाई के टर्म्स में लिखिए। कंप्लीट करो ये सब। ठीक है, चलो डायमेंशनलेस नंबर्स पे आओ। डायमेंशनलेस नंबर्स, क्या क्या डायमेंशनलेस नंबर्स हैं? पहला शेरवुड नंबर, डेफिनेशन लिखो शेरवुड नंबर की, किसके एनालॉगस है वो लिखो। एनालॉगस किसके है वो लिखिए। सेकंड श्मिट नंबर, डेफिनेशन लिखिए। फॉर्मूला नहीं चाहिए, खाली फॉर्मूला नहीं चाहिए, डेफिनेशन भी चाहिए। किसके एनालॉगस है वो लिखो। ये दो इंपॉर्टेंट डायमेंशनलेस नंबर्स हैं। बाकी डायमेंशनलेस नंबर्स की प्रैक्टिस ऑलरेडी मैं अपने सेशंस में करा चुका हूँ, है ना। सारे 16 की 16 डायमेंशनलेस नंबर्स जो कि मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड सबके मिला के 16 आपके पास डायमेंशनलेस नंबर्स हैं। सारी प्रैक्टिस मैं अपने सेशंस में करा चुका हूँ। शेरवुड नंबर की डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है? KCLE/DAB। कन्वेक्टिव मास ट्रांसफर रेट, कन्वेक्टिव मतलब आपने स्टरिंग वगैरह की है, डिवाइड बाय मास ट्रांसफर ड्यू टू मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। अभी जो दो केस डिस्कस किए ना, वही अभी जो दो केसेस डिस्कस किए ना, वही उन्हीं दोनों का रेशो, मतलब केस नंबर 2 डिवाइडेड बाय केस नंबर 1 का रेशो है। जो केस डिस्कस किए ना अभी ग्लास वाले, उन्हीं दोनों का तो रेशो है। एनालॉगस किसके है ये? नसल नंबर इन हीट ट्रांसफर, ठीक है ना। श्मिट नंबर डेफिनेशन μ/DAB। दिस इज मोमेंटम डिफ्यूजिविटी टू मास डिफ्यूजिविटी। दोनों का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है ना। किसके एनालॉगस है ये? प्रांड्ल नंबर। ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ सही है। ये सब चीज़ें बेसिक, ये तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये क्वेश्चन तो मिलेंगे ही आपको, डेफिनेटली मिलेंगे, कोई इशू ही नहीं है उसमें। ठीक है, ये मोमेंटम का मतलब समझो, पता है कि नहीं? मास डिफ्यूजन का मतलब पता है कि नहीं? श्मिट नंबर किसकी प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करता है वो पता है कि नहीं? श्मिट नंबर किसके कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है? श्मिट नंबर बताता है किसके कैरेक्टरिस्टिक को? एक फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक। फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक की बात करता है। मतलब सर, मतलब रेशो किसका है ये? मोमेंटम डिफ्यूजिविटी टू मास का रेशो है, ठीक है।
मोमेंटम टू मास का रेशो है क्या, श्मिट नंबर। तो किसी फ्लूइड के पास कौन सी एबिलिटी ज्यादा है वो श्मिट नंबर बताता है। क्या उस फ्लूइड के पास मोमेंटम को ट्रांसफर करने की एबिलिटी ज्यादा है या उस फ्लूइड के पास मास को ट्रांसफर करने की एबिलिटी ज्यादा है। अब गैसेस के मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं तो उनके पास मोमेंटम ट्रांसफर करने की एबिलिटी कम रहती है। सर मोमेंटम ट्रांसफर कैसे होता है, मॉलिक्यूल्स टकरा के होता है। जब मॉलिक्यूल दूर दूर है, स्पेस खाली है बहुत, तो मास का ट्रांसफर इजीली पॉसिबल है। सो गैसेस के केस में मोमेंटम डिफ्यूजिविटी कम, तो गैसेस का श्मिट नंबर होगा कम। गैसेस के पास मास को ट्रांसफर कराने की एबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड, ठीक। और सॉलिड के पास मोमेंटम को ट्रांसफर करने की एबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू गैस। सिंपल, दिस इज द मीनिंग ऑफ श्मिट नंबर। क्लियर? बस ऐसे ध्यान होना चाहिए ये सब चीजें, इनका मतलब पता होना चाहिए। मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, मास डिफ्यूजिविटी, इंटरव्यू में पूछेगा भैया, इंटरव्यू में पूछेगा ये, खाली इतना लिख देने से नहीं छोड़ेगा आपको, पूछेगा भाई एक्सप्लेन करो जरा कि गैस में ज्यादा होगा श्मिट नंबर कि लिक्विड में ज्यादा होगा। आइडियल गैस के लिए श्मिट नंबर होता है 1, आइडियल गैस के लिए श्मिट नंबर होगा 1, और जनरली गैसेस के लिए, इन जनरल गैसेस के लिए श्मिट नंबर लेस देन 1 होता है, ठीक। लिक्विड में 1000 के करीब होता है। क्लियर है? ध्यान रखेंगे ये सब चीजें, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप कहते हैं ना सर पढ़ाई कहाँ से करनी है, इंटरव्यू की कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें। बेसिक्स को ही तो स्ट्रांग बनाना है, इंटरव्यू में बेसिक्स स्ट्रांग बनाना है, वो फालतू की डेरिवेशन नहीं कराएगा, बेसिक्स पूछेगा वो। चलो और क्या है, कोरिलेशंस एंड एनालॉजी की बात कर लेते हैं। कोरिलेशंस एंड एनालॉजीज, कोरिलेशंस एंड एनालॉजीज, क्या क्या कोरिलेशन पढ़ी है जरा लिखोगे, कोरिलेशन लिखो जरा। फ्लो पास्ट अ बॉडी, सब कोरिलेशन लिखिए। चिल्टन कोलबर्न एनालॉजी लिखिए, फटाफट कंप्लीट करो ये। फटाफट कंप्लीट करिए सारी चीज। क्या कोरिलेशन है ये, शेरवुड नंबर इज इक्वल्स टू डिटस बोल्टर इक्वेशन की तरह। जस्ट लाइक डिटस बोल्टर इक्वेशन। फ्लो पास्ट अ बॉडी के लिए क्या है, रेनॉल्ड्स एनालॉजी क्या है, ये सिर्फ वैलिड है टर्बुलेंट फ्लो इन अ गैसेस के लिए। व्हेन श्मिट नंबर इक्वल टू प्रांडल नंबर इक्वल टू 1, बेसिकली आइडियल केस है, आइडियल गैसेस वगैरह के लिए वैलिड है। क्या कहती है ये एनालॉजी, एसटीएम क्या है, स्टैंटन नंबर फॉर मास ट्रांसफर। चिल्टन कोलबर्न एनालॉजी सबके लिए वैलिड है, इन जनरल थ्योरी है ये। Fy2 इज इक्वल्स टू F क्या है, फैनिंग फ्रिक्शन या स्किन फ्रिक्शन, ठीक। सो दीज आर कोरिलेशंस एंड एनालॉजीज।
इंपॉर्टेंट एनालॉजी बता रहा हूँ सिर्फ, और कोरिलेशंस, यही 4 काम की हैं। नोट कीजिए। एफ क्या है? फैनिंग फ्रिक्शन या स्किन फ्रिक्शन। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्या, थ्योरीज ऑफ मास ट्रांसफर। टेबल बनाएंगे, खत्म करेंगे। एक टेबल दे रहा हूं आपको कंप्लीट करने, फटाफट कंप्लीट कर डालना। टेबल दे रहा हूं, फटाफट कंप्लीट करो इसको। बस थ्योरी का रिवीजन हो गया। क्या कंप्लीट करना है आपको? एक पहली थ्योरी लिख देता हूं, बाकी आप लिखेंगे। चलो कंप्लीट कर डालो फटाफट, सारी थ्योरीज जितनी भी हैं सबको कंप्लीट करो। कंप्लीट हो जाए तो बताना। हाँ भाई कंप्लीट हो गई कि नहीं? लिख लिए कि नहीं? बता नहीं रहे हो यार, गलत बात है। दूसरी थ्योरी क्या है? कौन सी है? पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन थ्योरी में क्या होता है? केसी इसके प्रोपोर्शनल होता है यार, डीएबी टू द पावर 1/2। कैसी? स्टेडी अनस्टेडी, अनस्टेडी स्टेट। पैरामीटर, कांटेक्ट टाइम इज द पैरामीटर। पैरामीटर क्या है? कांटेक्ट टाइम। थर्ड, सरफेस रिन्यूअल। Kc is again proportional to dAb to the power 1/2. Steady, unsteady, unsteady. Parameter, surface renewable rate is the parameter. Fourth, boundary layer theory. Kc is proportional to dAb to the power
2/3 स्टडी स्टेट पे है ये, पैरामीटर कुछ भी नहीं। कंप्लीट कर दिए थे सभी लोग? देखो जिसने नहीं किया था नोट कर लो जरा फटाफट। बढ़ू आगे। बाउंड्री लेयर अनस्टडी और स्टडी लिखा तो है भाई, स्टडी स्टडी स्टेट पे, ठीक। बाउंड्री लेयर इज एट स्टडी स्टेट। चलो हो गया। चलिए नेक्स्ट, इंटरफेस मास ट्रांसफर। इंटरफेस मास ट्रांसफर, राइट। इंटरफेस मास ट्रांसफर का ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स लिखो। ड्राइविंग फोर्स कंप्लीट कीजिए। फ्लक्स किस फॉर्म में लिखा जा सकता है वो कंप्लीट कीजिए। चार तरीके से मैं फ्लक्स डिफाइन कर सकता हूं। इधर लिखो चारों, राइट। चारों फ्लक्स लिखिए, ड्राइविंग फोर्स लिखिए। करते चलो बस रिवीजन। ये तुमको डर लगता है ना कि यार मेरे को फॉर्मूले याद भी हैं कि नहीं, बस ये सबसे अच्छा तरीका है यार टेस्ट करने का। और कैसे करा है आपको, क्या है ना, कोई चाहिए होता है कि सर कोई हमको मिल जाए जो हमसे मेहनत करवा दे, खुद से नहीं करूँगा सर, ठीक है ना। स्टूडेंट के साथ बहुत होता है, उसको चाहिए होता है कि यार कोई उसको पुश करे बार बार कि भाई पढ़ो यार, कर लो, बना लो नोट्स, फॉर्मूले रिवाइज कर लो, तुमको आता है सब, है ना। बस वही, ये धक्का ही दे रहा हूँ मैं तुमको, ये धक्का है मेरी तरफ से तुम लोगों को। पढ़ लो भाई। ये डायग्राम बनाओ, सब आता है तुमको, देखो ना अभी सब खुद ही करोगे तुम। डायग्राम बना डालो फटाफट। सारे पॉइंट्स मार्क कर डालो। चारों फ्लक्स लिखो। दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, वो लिखो फटाफट, लिखो ये सब चीज। दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं वो लिखिए। चलो स्टार्ट करें ड्राइविंग फोर्स से। सर आ गए। हाँ, तो आर्यन अगर कोई पूछे ना कि ड्राइविंग फोर्स, तो आपको बोलना पड़ेगा कि फॉर अ सिंगल फेज सिस्टम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज द ड्राइविंग फोर्स, बट इन इंटरफेस मास ट्रांसफर द ड्राइविंग फोर्स इज केमिकल पोटेंशियल। ऐसे आपको आंसर करना है, ठीक। सही कह रहा हूं। डिस्टिलेशन में बोले तो केमिकल पोटेंशियल, लिक्विड और वेपर के बीच इंटरफेस मास ट्रांसफर। चलो ड्राइविंग फोर्स बताओ मेरे को फटाफट। केमिकल पोटेंशियल एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्यों, आपको सोचना है कि भाई केमिकल पोटेंशियल की जरूरत कहाँ से आ गई। तो थर्मो का सब्जेक्ट, थर्मो का टॉपिक। Na Ky YAB माइनस YAI K स्मॉल x XAI माइनस XAB
के कैपिटल वाई, सबका मीनिंग पता होना चाहिए। सबका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक। मार्क करो इस पे। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? इक्विलिब्रियम पे नहीं है, इंटरफेस पे क्या होता है तो पता ही चल गया होगा। इक्विलिब्रियम, एट इंटरफेस देयर इज इक्विलिब्रियम। सर इक्विलिब्रियम का मतलब बताओ, तुम बताओ। एट इंटरफेस देयर इज इक्विलिब्रियम। सर मेरा भाई मुझसे पूछ दे इक्विलिब्रियम क्या होता है, कैसे समझाऊंगा उसको, उससे कहना, क्या कहोगे? इक्विलिब्रियम मीनिंग, मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ लिख लो साइड में। इक्विलिब्रियम का मीनिंग लिखो, उससे बोलना कि भाई देख एक डब्बा ले, ठीक। इसमें लिक्विड की कंसंट्रेशन XAI है और गैस है उसकी कंसंट्रेशन YAI है। तुम्हारा भाई इंजीनियरिंग कर रहा है केमिकल, कभी तुमसे पूछ दे भाई कि मेरे को इक्विलिब्रियम समझाना यार, क्या बोलोगे उसको? तुम बोलोगे यार चलो बाद में आना यार, ऐसा कि अभी मेरे को पढ़ना है। तो पढ़ाई के सवाल तो कर रहा है तुमसे, दो ना उसको जवाब। तो आप बोलोगे देख भाई YAI है एयर प्लस अमोनिया का मिक्सचर, जिसमें अमोनिया का कंसंट्रेशन है YAI, और XAI अमोनिया का कंसंट्रेशन वाटर में कितना है XAI। और तू मुझसे बोल रहा है इक्विलिब्रियम का मतलब, इक्विलिब्रियम मतलब देयर वोंट बी एनी नेट मास ट्रांसफर, कि तू इस सिस्टम को ले एक बक्से में डाल दे, इसमें एयर प्लस अमोनिया है, अमोनिया की कंसंट्रेशन YAI, वाटर प्लस अमोनिया है, अमोनिया की कंसंट्रेशन वाटर में XAI। अगर तू इस सिस्टम को ऐसे रख दे और यहां बैठ के देख क्या होता है, खुद मेरे से आके बोलेगा कि यार कुछ भी नहीं हो रहा है, यही इक्विलिब्रियम है। कुछ भी नहीं हो रहा है मतलब देयर इज नो नेट मास ट्रांसफर, एयर से वाटर में कुछ भी नेट मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ये मतलब इक्विलिब्रियम, नो नेट मास ट्रांसफर। ये इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक। दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या है? 1 बाय के कैपिटल Y इज इक्वल्स टू 1 बाय के स्मॉल y प्लस m डैश अपॉन के स्मॉल x। m डैश क्या है? इस लाइन की स्लोप। ये पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है? 1 बाय के कैपिटल X इज इक्वल्स टू 1 बाय के स्मॉल x प्लस 1 अपॉन m डबल डैश के वाई। m डबल डैश क्या है? इस लाइन की स्लोप है। ये आपका तैयार हो गया क्या? इंटरफेस मास ट्रांसफर के फॉर्मूले, ठीक। नोट करो जरा, और इंपॉर्टेंट चीज क्या है फिर वो डिस्कस करेंगे इसमें।
ठीक है, हो गया नोट? हाँ आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, फेस कंट्रोल पे ही आ रहा हूँ। चलो ठीक, अब इन्हीं दोनों फॉर्मूले पे अपना काम होता है, इन्हीं दोनों पे अपना काम है, इन्हीं दोनों से अपन को क्या काम है, इन्हीं दोनों से देखो जरा। ये दो फॉर्मूले अपने लिए इंपॉर्टेंट क्यों? पहली चीज, फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस offered by liquid phase, लिखो, what is fractional resistance offered by the liquid phase? Second, fractional resistance offered by गैस फेज। दोनों चीजें लिखो जरा फटाफट। ये क्या है? 1/k कैपिटल वाई क्या है? ओवरऑल रेजिस्टेंस। ये किसका सम है? दो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का। ये दिस इज द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन गैस फेज, दिस इज द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन लिक्विड फेज। तो अब तुमको लिखना है क्या? फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द लिक्विड फेज। तो फ्रैक्शन लिक्विड फेज कितना रेजिस्टेंस ऑफर्ड कर रहा है? m डैश अपॉन के एक्स डिवाइडेड बाय ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना है? 1/k कैपिटल वाई। सर क्या मैं इस फॉर्मूले से भी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो। और क्या लिखेंगे आप? फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द लिक्विड फेज 1/k स्मॉल एक्स। दोनों से आंसर सेम आएगा, किसी से भी निकाल सकते हो। ओवरऑल रेजिस्टेंस 1/k कैपिटल एक्स। दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हो, दोनों से आंसर एक ही आएगा। फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द गैस फेज क्या लिखोगे आप? 1/k स्मॉल y डिवाइडेड बाय 1/k कैपिटल Y, और फ्रॉम दिस फॉर्मूला यू कैन राइट 1/m डबल डैश k स्मॉल y डिवाइडेड बाय 1/k कैपिटल X। बोथ फॉर्मूलाज आर करेक्ट, दोनों फॉर्मूला आपके करेक्ट। किसी से भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। ठीक, नोट करिए फटाफट। फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द गैस फेज एंड लिक्विड फेज। दूसरी चीज, और दूसरी चीज क्या है कि अगर ky इज ग्रेटर kx, ky इज ग्रेटर kx, मतलब मास ट्रांसफर कोफिशिएंट इन गैस फेज इज ग्रेटर देन मास ट्रांसफर कोफिशिएंट इन लिक्विड फेज। मतलब मास ट्रांसफर कोफिशिएंट ज्यादा है, मतलब गैस फेज में मास ट्रांसफर रेजिस्टेंस कम है, तो गैस फेज में तेजी से मास ट्रांसफर हो रहा है। और अगर गैस फेज में तेजी से मास ट्रांसफर हो रहा है, स्लो कहां पे होगा? लिक्विड फेज में। और लिक्विड फेज में स्लो है तो लिक्विड फेज कंट्रोल्ड हो जाएगी प्रोसेस। दिस मीन्स लिक्विड फेज कंट्रोल्ड MT। जिसमें मास ट्रांसफर कोफिशिएंट ज्यादा होगा उसके अपोजिट वाली प्रोसेस कंट्रोलिंग रहेगी, क्योंकि KY ज्यादा है ना। KY ज्यादा है मतलब गैस फेज में रेजिस्टेंस जीरो है, और रेजिस्टेंस जीरो है तो वो बहुत फास्ट प्रोसेस है। रेट कंट्रोलिंग प्रोसेस कौन सी होती है? जो स्लो प्रोसेस होती है, लिक्विड फेज कंट्रोल। ठीक बात। दूसरी चीज नोट करो, दूसरी चीज इसका अपोजिट केस बना लो। इसका अपोजिट केस क्या बनाओगे कि kx इज ग्रेटर ky। अब इस केस में क्या हो जाएगा? तुम्हारे पास गैस फेज कंट्रोल हो जाएगा। इस फेज में तुम्हारे पास गैस फेज कंट्रोल हो गया। क्यों? क्योंकि सारा की सारा रेजिस्टेंस कहां पे प्रेजेंट है? गैस फेज में। गैस फेज में रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वो स्लो प्रोसेस है, और स्लो प्रोसेस ही रेट कंट्रोलिंग होती है, गैस फेज कंट्रोल। ठीक है। दूसरी चीज और क्या नोट कर सकते हैं इधर से? दूसरी चीज और देखो, दूसरा केस और केसेस क्या क्या हो सकते हैं। अब एक केस और ये होगा कि व्हेन m डैश
इज वेरी स्मॉल, मीनिंग m डैश इज ऑलमोस्ट जीरो। जब m डैश जीरो होगा तो क्या कंक्लूजन लिख सकते हो, जरा मेरे को बताओगे? क्या कंक्लूजन लिख दूं मैं? और दूसरा केस इसी के में बनेगा कि व्हेन m डबल डैश इज वेरी लार्ज। m डैश इज वेरी स्मॉल, इस फॉर्मूले को देखो और बताओ मेरे को क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो। m डैश अगर जीरो है तो ये वाला टर्म तो गया, ये वाला टर्म हो जाएगा जीरो, मतलब ओवरऑल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द गैस फेज रेजिस्टेंस। मतलब सारा की सारा रेजिस्टेंस कहां प्रेजेंट है? गैस फेज में प्रेजेंट है। सारा की सारा रेजिस्टेंस गैस फेज में प्रेजेंट है, इसका क्या मतलब है? और आपका रेजिस्टेंस जो है, सारा की सारा अगर रेजिस्टेंस गैस फेज में प्रेजेंट है, मतलब क्या हुआ उसका? मतलब क्या है उसका कि यार गैस को, गैस मिक्सचर में से जो एक, जैसे एयर प्लस अमोनिया का मिक्सचर है, तो अमोनिया को ट्रेवल करने में डिफिकल्टी हो रही है, एयर के थ्रू अमोनिया को ट्रेवल करने में डिफिकल्टी हो रही है। यही मतलब है ना, गैस फेज में अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो एयर के मॉलिक्यूल निकलने नहीं दे रहे हैं अमोनिया को। ठीक, तो आप ये कह सकते हैं यहां पे, एक तो गैस फेज रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, ठीक, तो गैस फेज रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो आप ये कह सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी अगर बात करें, लिक्विड फेज में तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि ये वाला टर्म ऑलमोस्ट क्या चला गया है? जीरो चला गया है। तो जब लिक्विड फेज में रेजिस्टेंस ही नहीं है तो आप सॉल्युबिलिटी को कैसे कह सकते हो? द गैस इज हाईली सॉल्युबल इन लिक्विड। तो गैस इज हाईली सॉल्युबल इन लिक्विड क्योंकि देयर इज नो रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन द लिक्विड। कौन सा साइड कंट्रोलिंग है? गैस फेज कंट्रोलिंग है। ठीक, m डबल डैश इज वेरी लार्ज। अब m डबल डैश अगर वेरी लार्ज है तो ये वाला टर्म जीरो चला गया, और ये वाला टर्म क्या था? गैस फेज रेजिस्टेंस का टर्म था। तो गैस फेज रेजिस्टेंस जीरो चला गया, मतलब द गैस इज लेस सॉल्युबल इन वाटर। क्योंकि गैस फेज रेजिस्टेंस जीरो है, सारा की सारा रेजिस्टेंस कहां प्रेजेंट है? वाटर में। रेजिस्टेंस क्यों आ रहा है? लिक्विड में रेजिस्टेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि यार वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को अलाउ ही नहीं कर रहा है आने देने, ट्रैवल करने के लिए अपने आप में। ठीक, दिस इज गैस इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन लिक्विड। ये इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो फर्स्ट इज this gas phase controlling because all the resistance is present in gas phase. Second one is liquid phase controlling. This is the thing. ये चक्कर है, ये आपकी एक तैयार हो गई समरी। ठीक, बोलो इसमें किसी को डाउट? इसमें किसी को कुछ भी डाउट इस पार्ट में? इस पार्ट में किसी को डाउट कुछ भी? ठीक है भाई, सॉरी, समझ आ गया? ये कंट्रोलिंग वगैरह सिस्टम समझ आया? चलो, दिस वाज अबाउट इंटरफेस मास ट्रांसफर। आ जाओ एब्जॉर्प्शन पे। एब्जॉर्प्शन पे आओ। ठीक, चलिए 4 ग्राफ बनाइए। 4 ग्राफ बना रहा हूं, लिखो कौन सा ऑपरेशन है, कौन सा एब्जॉर्प्शन ऑपरेशन है। पहला ग्राफ, दूसरा, इक्विलिब्रियम कर्व सबका स्ट्रेट लेके चलता हूं। ये इक्विलिब्रियम कर्व है।
कौन से एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा हूं मैं? कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन की। सबसे पहले मैं कंटिन्यूअस, ये सारी जितनी भी प्रोसेस लिखूंगा मैं, ये कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन की है, कंटिन्यूअस प्रोसेस के लिए। ठीक, स्टेज वाइज पे आएंगे अभी। चलिए, ये ऑपरेटिंग लाइन है, पिंक में ऑपरेटिंग लाइन है। फटाफट लिखो कौन सा एब्जॉर्प्शन है ये, को करंट, काउंटर करंट, या स्ट्रिपिंग हो रही है, या एब्जॉर्प्शन हो रहा है। लिखो कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन, कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन एंड स्ट्रिपिंग कर दो यार, बेचारे स्ट्रिपिंग को भूल जाते हैं अपन। तो कंटिन्यूअस ऑपरेशन हो रहा है, आपको ये बताना है कि मोड कौन सा है, काउंटर करंट है, को करंट है, और कौन सी प्रोसेस एब्जॉर्प्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, कौन सी प्रोसेस स्ट्रिपिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। चलो, इक्विलिब्रियम कर्व के अगर ऊपर लाइन है तो एब्जॉर्प्शन होता है, ये तो तय है, ये एब्जॉर्प्शन है, ये भी एब्जॉर्प्शन है। और लाइन अगर इक्विलिब्रियम कर्व के नीचे है तो क्या होती है? स्ट्रिपिंग। दिस इज अ केस ऑफ स्ट्रिपिंग, ये भी केस है स्ट्रिपिंग का। ठीक है, ये भी केस रहा स्ट्रिपिंग। क्लियर? बोलो भाई, क्लियर है? ठीक, अब बताना यह है कि कौन सा काउंटर है, कौन सा को है। स्लोप देखो नेगेटिव, इसमें स्लोप नेगेटिव, इसमें स्लोप नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप कहां में होती है? को करंट में, तो ये को करंट हो गया, ये को करंट स्ट्रिपिंग हो गई। स्लोप कितनी होगी? -LS/GS। और यहां दोनों में केसेस में स्लोप कैसी है? पॉजिटिव है, स्लोप LS/GS ऑपरेटिंग लाइन की। तो दिस इज काउंटर, ये हो गया काउंटर। ठीक है ना? हाँ, 2 and 4 स्टेपिंग एंड 1 and 3 एब्जॉर्प्शन। सही है, सही है राहुल, सही है, सही है। ठीक है ना? दिस इज कंटिन्यूअस ऑपरेशन, ये कंटिन्यूअस ऑपरेशन की बात हो गई, बस इतनी समरी लिखनी। क्लियर है बात? हाँ, सही है, सही है केतिका, आपका भी सही है। क्लियर भाई, समझ पाए? चलो बस हो गया कंटिन्यूअस ऑपरेशन। स्टेज वाइज पे आओ। स्टेज वाइज में दो कर्व बनाओ, दो कर्व बनाता हूं, बताना क्या है। बनेंगे तो 4, पर पूछ रहा हूं 2। बताओ जरा कि कौन सा केस है ये, पहला कौन सा केस है और दूसरा कौन सा केस। अब ये स्टेज वाइज ऑपरेशन है, पहला केस कौन सा है और दूसरा केस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बताइए।
हाँ भाई बताओ फटाफट। पहला केस किसका है? देखो स्ट्रिपिंग तो है ही, क्योंकि इक्विलिब्रियम कर्व के नीचे है लाइन। दूसरा केस किसका है? इक्विलिब्रियम कर्व के ऊपर है, तो एब्जॉर्प्शन पक्का। बताना क्या है कि कौन सा क्रॉस करंट है, कौन सा काउंटर है। तो ये कैसा कहलाएगा? क्रॉस। और ये कैसा कहलाएगा? काउंटर। ठीक है ना? क्रॉस स्ट्रिपिंग, काउंटर करंट स्ट्रिपिंग, क्लियर है ना? ठीक। नंबर ऑफ स्टेजेस कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ स्टेजेस when equilibrium curve is straight line and A is equals to 1. A क्या है? एब्जॉर्प्शन फैक्टर, राइट? A is absorption factor, A is LS by MGS, LS by MGS, ठीक। क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ स्टेजेस का? NP का लिखो जरा, दो फॉर्मूले हैं, दोनों लिखो। NP के फॉर्मूले लिखो। And also this is counter current operations। फॉर्मूला लिखो जरा दोनों। क्या लिखते हैं? x के टर्म्स में x नॉट माइनस एक्स एन पी अपॉन एक्स एन पी स्टार। y के टर्म्स में ठीक है ना? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनपी। नोट कर लीजिए। मर्फी एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला है? मर्फी एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला? EM। क्या मैंने जनरल फॉर्मूला क्या बताया था मर्फी एफिशिएंसी का? व्हाट वी आर अचीविंग divided by what is the maximum we can achieve। what we are achieving divided by what is the maximum we can achieve। समझो जरा, स्टेज बना के बता देते हैं। एक स्टेज है, मर्फी एफिशिएंसी आपको लिखनी है। This is y1 राइट। एब्जॉर्प्शन का केस मान लो, चलो एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा हूं। अब एब्जॉर्प्शन मतलब कहां से कहां ट्रांसफर होगा? गैस टू लिक्विड ट्रांसफर, गैस टू लिक्विड, राइट। तो मर्फी एफिशिएंसी क्या लिखूंगा देखना जरा, समझो। व्हाट वी आर अचीविंग, तो हम लोग क्या चेंज अचीव कर रहे हैं? पहला था y2, देन इट इज y1, तो कितना चेंज आया? y2 माइनस y1। ये चेंज आया, वी आर अचीविंग दिस मच, y2 माइनस y1। अगर व्हाट इज द मैक्सिमम वी कैन अचीव, मैक्सिमम कब अचीव किया जा सकता है? जब प्लेट्स आर 100% एफिशिएंट।
और 100% एफिशिएंट होती तो यहाँ पे एक y1 स्टार आता. y1 स्टार इज द कंसंट्रेशन दैट इज इन इक्विलिब्रियम विथ x1. तो व्हाट इज द मैक्सिमम दैट वी कैन अचीव? हम लोग y2 से स्टार्ट किए थे, हम मैक्सिमम कितना जा सकते हैं? y1 स्टार तक. n के टर्म्स में बना लो, बन गया आपका n के टर्म्स में. n के टर्म्स में तो मेरे को फॉर्मूला ध्यान ही नहीं है n के टर्म्स में. मैं तो बस ये ध्यान रखता हूं व्हाट वी आर अचीविंग, व्हाट इज द मैक्सिमम वी कैन अचीव. सिंपल. ऐसे ध्यान रखो, कभी नहीं भूलोगे. n के चक्कर में ना फंस जाओगे. ये था y2, ये है y1, दिस इज y1 स्टार. हम चले कहां से थे? हम चले थे y2 से. हम पहुंचे कहां तक? y1 तक पहुंच गए. दिस इज we have achieved this much absorption we have achieved. So what we are achieving is y2 minus y1. What is the maximum we could have achieved? Maximum हम कितना अचीव कर सकते थे जब प्लेट्स 100% एफिशिएंट हो? तो हम जा सकते थे y2 से लेके y1 स्टार तक. This is when plate is 100% efficient. This is the maximum that I could have achieved. So y2 minus y2 star. That is the formula of efficiency. That's it. खत्म बात. कभी भी ऐसे ध्यान रखो और कोई कभी दिक्कत नहीं होगी. क्लियर? चलो, मिनिमम सॉल्वेंट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं. ग्राफ बनाओ जरा. मिनिमम सॉल्वेंट रिक्वायरमेंट फर्स्ट फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए ग्राफ तैयार करो. सेकंड स्ट्रिपिंग के लिए ग्राफ तैयार कीजिए. सेकंड स्ट्रिपिंग के लिए कीजिए फटाफट. बनाओ जरा ग्राफ. मिनिमम सॉल्वेंट रिक्वायरमेंट के लिए क्या ग्राफ होता है? मार्क करिए सारी चीजें. दिस इज द ग्राफ फॉर एब्जॉर्प्शन. स्ट्रिपिंग के लिए बनाओ. सारी चीजें मार्क करेंगे आप लोग. सर मैंने केमिकल टेक्नोलॉजी को डिटेल में नहीं पढ़ा है. सारे PYQ कर जाओ. PYQ रट के चले जाना. सर जनरल 967 रैंक में कौन सा IIT मिलेगा? अनुभव, चांसेस स्लिम है यार. इंटर डिसिप्लिनरी में ट्राई करना, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है. ठीक, IIT तो मुश्किल है यार. जिसने CT वगैरह प्रिपेयर नहीं किया PYQ कर जाना. पूरे रट जाना, उनको रट लेना. वैसे ही आएंगे पूरे सेम टू सेम. चलिए, सो दिस इज द केस फॉर एब्जॉर्प्शन, दैट इज द केस फॉर स्ट्रिपिंग. मिनिमम सॉल्वेंट रिक्वायरमेंट. एंड दिस LS/GS ऑपरेटिंग लाइन का LS/GS ये है. LS/GS ऑपरेटिंग लाइन का मेन. दिस इज समथिंग 1.5 टाइम्स LS minimum by GS.
ठीक है ना। चलो मिनिमम सॉल्वेंट रिक्वायरमेंट भी खत्म। आते हैं HTU NTU पे। HTU NTU क्या बताता है वो लिखो जरा। HTU क्या सिग्निफाई करता है, NTU क्या सिग्निफाई करता है। HTU नहीं 98 का नहीं, 2000 से देख लो, 2000 से या 2005 से देख लो यार, 2005 से लेके 2022 तक रट लो, ठीक। HTU क्या सिग्निफाई करता है, NTU क्या सिग्निफाई करता है, दोनों चीज़ लिखिए। HTU क्या बताता है, सेपरेशन एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग। NTU क्या बताता है, डिफिकल्टी इन सेपरेशन। सर ये 4th सेमेस्टर के लिए पढ़ सकते हैं, ये तो सिर्फ फॉर्मूले हैं यार। रंजन कुमार, ये तो फॉर्मूले हैं। अगर आपको डिटेल में मास ट्रांसफ़र पढ़ना है तो मैं उसका लिंक अभी शेयर कर देता हूँ। उसका लिंक मैं अभी शेयर कर देता हूँ, है ना। डिटेल में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है, उससे पढ़ लो, सेमेस्टर बिल्कुल इजी लगने लगेगा। पूरी दुनिया ही पलट जाएगी तुम्हारी, देख लेना, ये पढ़ के देखो जरा। सर पिंच पॉइंट बता तो दिया, जहाँ मास ट्रांसफ़र 0 होता है। ये पढ़ के देखो, बिल्कुल अलग ही लगेगा। प्लेलिस्ट कॉपी पेस्ट कर डालना, ठीक है कि नहीं, ठीक है। ठीक, वो प्लेलिस्ट शेयर नहीं हुई क्या यार, वो आता नहीं है यार, बेकार चीज़ है ये। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ शेयर कर देंगे। चलो फॉर्मूले लिखिए सारे। HTOG का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, GS डैश डिवाइडेड बाय K कैपिटल Y A बार। HTOL इज LS डैश डिवाइडेड बाय K कैपिटल X A बार। ये फॉर्मूला है, सारी चीज़ें मेंशन कीजिए। GS डैश क्या है, GS अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टावर। LS डैश क्या है, LS अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टावर, राइट। A बार क्या है, इंटरफेशियल एरिया, एरिया पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज HTOG एंड HTOL। प्रैक्टिस सेशन का प्लेलिस्ट ऑलरेडी शेयर कर बना हुआ है यार, ऑलरेडी न्यू चैनल पे बना हुआ है, ठीक। न्यू चैनल पे बना है प्लेलिस्ट, सारा बना रखा है। दिस इज HTOG एंड HTOL। NTU के लिए क्या करते हैं, दो फॉर्मूले हैं। NTU के लिए दो चीज़ें हैं मेरे पास। क्या दो चीज़ें हैं, पहली NTU के लिए दो फॉर्मूले ध्यान रख लो बस, इससे काम हो जाएगा। क्या क्या फॉर्मूले, when
एब्जॉर्प्शन फैक्टर इज इक्वल्स टू 1। जब एब्जॉर्प्शन फैक्टर 1 है मतलब ऑपरेटिंग लाइन और इक्विलिब्रियम कर्व पैरेलल है, तब NTOG का फॉर्मूला है y1 माइनस y2 अपॉन y2 माइनस y2 स्टार। दूसरी चीज, when a इज नॉट इक्वल टू 1, जब a इज नॉट इक्वल टू 1 तब NTOG का फॉर्मूला है y1 माइनस y2। बस ये दो फॉर्मूले से काम हो जाया करेगा। बस यही है समरी NTU एंड HTOG वगैरह HTO के फॉर्मूलोज की। ठीक, और भी फॉर्मूले हैं वो भी करवा देते हैं, पहले ये नोट कर लो, इतना नोट करो पहले। टेलीग्राम चैनल का लिंक किधर मिलेगा? ये रहा टेलीग्राम चैनल का लिंक, ये सर्च करना मिल जाएगा। @कोर केमिकल गेट एकेडमी, बता देता हूँ ये है। ठीक, चलो देखो जरा और फॉर्मूलेस क्या है इसमें कि HTOG इज इक्वल्स टू HTG प्लस 1/A HTL, HTOL इज इक्वल्स टू HTL सिमिलरली NTOG के टर्म्स में आप लिख सकते हैं कैसे?
ये फॉर्मूला ध्यान रखिए। दूसरा एक HETP का कंसेप्ट है, हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट। हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट क्या कहता है ये HETP? मतलब हाइट ऑफ द टावर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइडियल प्लेट्स। कि अगर आपको एक एब्जॉर्प्शन कराना है और आपको y1 से y2 तक जाना है, तो वही चीज अगर आप एक कॉलम में कराएंगे और वही चीज आप एक स्टेज में कराएंगे, स्टेज वाइज कॉलम में, उन दोनों के बीच का रिलेशन HETP से मिलता है। ठीक, और HETP का फॉर्मूला इज HTOG ln A अपॉन वन माइनस वन बाई ln 1 by A upon 1 minus 1 by A. This is the formula of HETP. Right? Alright guys. So आज हमने एब्जॉर्प्शन तक कर लिया है, ठीक है ना। मास ट्रांसफर काफ़ी बड़ा है तो इसको दो पार्ट में लेते हैं। नेक्स्ट में अपन डिस्टिलेशन, एक्सट्रैक्शन और जो भी सारी चीज़ें बची हैं उनका डिस्कशन करके ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। तो अभी तक कुछ भी डाउट? सारे फॉर्मूले आपके पास तैयार हो गए, ठीक, सारे फॉर्मूले आपके एब्जॉर्प्शंस तक तैयार हैं। नेक्स्ट सेशन में अपन लोग, नेक्स्ट सेशन जब भी प्लान होगा उसमें अपन डिस्टिलेशन से आगे करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। अभी कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो, किसी भी पॉइंट पे कुछ भी डाउट रहा हो तो खत्म करते हैं फिर। ठीक, कोई डाउट नहीं है, कंटिन्यू करेंगे फिर, है ना। चलो गाइस, थैंक यू।